Good morning student. Today we study definite integration. आज हम लोग definite integration के बारे में पढ़ेंगे. Definite integration. जब मैंने पहला क्लास लिया था तो उस समय मैंने बताया था टू टाइप, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक डेफिनिट इंटीग्रल. तो जो प्रोसेस आप इंडेफिनिट में पढ़े हो वो सेम प्रोसेस जो है डेफिनिट इंटीग्रल में भी लगेगा, बशर्ते इसमें लिमिट होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उस वैल्यू को रखा जाता है. जैसे कि अभी तक आपने जो पढ़ा होगा, मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ. जैसे कि एक फंक्शन f(x) dx है और इसका यदि हम इंटीग्रेशन निकालते, मान के चलिए f(x) आता है प्लस c कांस्टेंट. ये कब, ये आपका होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. लेकिन जब डेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक लिमिट होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. मैंने बताया था, मान के चलिए एक फंक्शन f(x) dx है, इसका अपर लिमिट कुछ भी ले लीजिए, a ले लीजिए, और ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ये आपका अपर लिमिट हो गया. लिख लीजिए, ये आपका हो गया लोअर लिमिट और ये आपका हो गया अपर लिमिट. तो जब इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाए तो वैसे इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बस लाइकवाइज पहले की तरह आप इसको लिख दो, f(x), ठीक है. लेकिन यहाँ पे लिमिट है a से b, तो a से b, यहाँ पे क्या c लगेगा, नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है. c हम कब लगाते थे, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, यानी जहाँ मुझे ना अपर लिमिट पता हो ना लोअर लिमिट पता हो, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट कुछ भी ना पता हो, तो वैसा में हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में c यूज़ करते हैं. लेकिन जब डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों होता है और उसी के वैल्यू के आधार पे जो है f(x) का वैल्यू निकालते हैं. तो f(x) का वैल्यू जो है a और b के बीच में आता है. फाइनली जब हम a और b के वैल्यू को रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, f, एक बार पहले अपर लिमिट को रखो fb, फिर लोअर लिमिट को fa. तो ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल है. क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल. क्लियर है. तो एक मैंने ओवरऑल बताया, रफली बताया कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है. सारा का सारा प्रोसेस जो अब तक मैंने बताया था, रेशनल, पार्शियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, इन्वर्स फंक्शन, सारा जो भी बताया था वो सारा फॉर्मूला, स्पेशल रूल जो मैंने 9 बताया था, वो स्पेशल रूल सब इसमें आप लगा सकते हो, सब लगेगा, ठीक है. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद एक एक करके इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए लेट अस मूव फर्दर. तो एक डेफिनेशन लिखते हैं इसका. इफ f be a continuous function, if f be a continuous function defined on the closed interval a b, then B denote
बी डिनोट द definite integral of f on closed interval a b as। कैसे? तो आप इंटीग्रेशन ले लो fx dx, नीचे वाला क्या होता है इसका लोअर लिमिट a ले लेते हैं, अपर लिमिट b ले लेते हैं। तो इसका क्या होता है कैपिटल fx लोअर लिमिट इंटीग्रेशन के बाद a अपर लिमिट b। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, अपर लिमिट लगेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू को रखेंगे, फाइनली मेरा आंसर निकल गया। यहाँ पे लिखने के लिए है तो लिख लीजिए वेयर a is called the lower limit of the integral, where a is called the lower limit of the integral and b is called upper limit of the integral। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन हो गया और इसका प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताया है। एक छोटा सा उसका हो गया, इसको लिखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन पे, जैसे कि इंटीग्रेशन x² 5x + 2 dx। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अभी तक ये मेरा, जब तक हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं देंगे तब तक ये इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा। ठीक है, लेकिन जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिफिनिट इंटीग्रल होगा और उसमें c नहीं लिखाएगा। तो चलिए ले लीजिए कोई भी वैल्यू, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम करते थे पहले, आप चाहो तो इसको इंडिविजुअली तोड़ लो, तो मैं तोड़ लेता हूँ। तो पहला आपका x² टर्म है, x² dx हो जाएगा प्लस 5x dx प्लस 2 dx। सबका लिमिट कहाँ से कहाँ है, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। ठीक है, अब इसको हम आगे इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्टली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए इंडिविजुअली। अब प्रत्येक पार्ट का एक एक करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहला पार्ट मेरा x² dx है, तो सिंपली फॉर्मूला पे है x³ 3 हो जाएगा, इसका अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, 2 से 3 इसका लिमिट है, लिख देंगे। 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बचा dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दीजिए 3, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है, अब जो है हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू को जो है x के जगह पे रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, यदि आपका a to b है, fx dx है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इंटीग्रेशन fx आता है, इसका अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है,
तो इसको फाइनली जब सोल्व करेंगे बाबू तो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को रखेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो देखिए इसमें पहला वाला टर्म में 1/3 को बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, तो बाहर निकालिए, बचा x क्यू। तो पहले x जगह पे हम क्या रखेंगे, x जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3q माइनस, फिर x जगह पे 2 रखेंगे तो 2q। इजंट इट? आगे बढ़िए, इसमें से भी आप 2 बाहर निकालिए, 1/2 तो 5/2 बचा x स्क्वायर। x स्क्वायर तो पहले आप रखिए क्या, x जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस फिर 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, पहले x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे जैसे वैल्यू था, पहले अपर लिमिट का वैल्यू था तो अपर लिमिट के वैल्यू को रखा, फिर लोअर लिमिट के वैल्यू को रखा, अपर लिमिट के वैल्यू को रखा, फिर लोअर लिमिट के वैल्यू को रखा, अपर लिमिट के वैल्यू को रखा, फिर लोअर लिमिट के वैल्यू को रखा। तो जैसे जैसे फंक्शन है वैसे वैसे हम बढ़ते चले गए। तो 1/3 27 माइनस 8 प्लस 5/2 9 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27 में से 8 जाएगा तो 19 हो जाएगा। 19 8 27 होता है, 19/3 प्लस 5/2 इंटू 5 प्लस 2। अब इसको जनरली अब जैसे सोल्व कर लो, 19/3 प्लस 25/2 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर लो तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 दूना 38 प्लस 3 तो 25 दिया 75 प्लस 6 दूना 12, यानी कि आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 8 5 13 2 15 के 5 हासिल 1 4 और 7 11 11 1 12 125/6। 8 5 13 2 15 4 7 11 1 12 125/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जैसे बनाते थे पहले उसको हम इंडिविजुअली छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए, फिर प्रत्येक पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आया वहाँ पे हम x पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहला में x³ है तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3 है तो x जगह पे हम 3 कर देंगे, इसको जस का तस रहेगा। लोअर लिमिट 2 है तो x जगह पे 2 रखेंगे, q जस का तस रहेगा। उसी तरह से इसमें x स्क्वायर की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू को घटा के हम लिखते चले जाएंगे, उसको आगे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो मेरा फाइनली आंसर ये आएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसमें समझाया, चलिए इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा जो रूल है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो सारा रूल इसमें लग जाएगा। इसमें बस करना क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू को अंतिम में रख देना है, बस इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, 4-5 प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉपर्टी के आधार बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा, एग्जामिनेशन में भी पूछता है। तो चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा कि इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहता है
कि यदि कोई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है जिसका लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए टू बी एफ एक्स की जगह पे एफ टी डी टी भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी पहला क्या कहता है, यदि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जिसका लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह पे टी लिख सकते हो। ठीक है, ये उसका पहला प्रॉपर्टी होता है। एफ जेड डी जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपका टी हो गया। ठीक है, अगर चाहते हो जेड तो जेड भी रख सकते थे, लेकिन अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने यहाँ पे टी ले लिया है। तो ये प्रॉपर्टी 1 कहता है। प्रॉपर्टी 2 ये कहता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, उसका लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, तो आप जो हो एफ एक्स डी एक्स आप इसके लिमिट को ऊपर नीचे कर दो, यानी कि अपर के जगह पे लोअर, लोअर के जगह पे अपर कर दोगे तो निगेटिव का सिंबल हो जाएगा इसके साथ में। यानी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए है, तो यदि इसके लिमिट को हम उलटते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का उसमें सिंबल लग जाता है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, देखिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू सी यदि दिया हुआ हो, ए टू सी दिया हुआ हो, तो इसको जो है आप सीरीज़ में चाहो अपने आवश्यकता अनुसार तोड़ सकते हो। जैसे कि देखो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लिखा मैंने, एफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। देखिए मैंने यहाँ लिमिट ए टू बी रखा, फिर बी टू सी रखा, फाइनली मेरा जो था लिमिट क्या था, ए टू सी था। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपका लिमिट आपका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ हो और उसका लिमिट ए टू सी दिया हुआ हो, तो उसको आप अपने आवश्यकता अनुसार तोड़ सकते हैं। यानी कि b को एक वैल्यू a और c के बीच में आता है और हमको उस b का ज़रूरत है, तो हम उसके अनुसार उसको तोड़ सकते हैं। यदि a टू सी एफ एक्स डी एक्स है तो किस तरह से इसको तोड़ेंगे, तो इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको जब फाइनली कट करके आए तो मेरा ए सी ही बचे। जैसे कि यहाँ पे ए टू बी बी टू सी, ये बी कटेगा तो फाइनली मेरा क्या बचेगा, सी ए बचेगा ना, ये बी और ये दोनों काट देंगे तो क्या बचेगा मेरा, सी ए बचेगा, सी ए ही है मेरा। हमको चाहिए कि नहीं, हमको थोड़ा और इसको एक्सटेंड करना, तो जैसे हो सकता है उसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मान के चलो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू डी एफ एक्स डी एक्स प्लस डी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, एक और बढ़ा दिया, मैंने एक और चेन बढ़ा दिया। तो इसमें भी आप सेम प्रोसेस देखो, बी कट जाएगा, बी इसमें कट जाएगा, डी और डी इसमें कट जाएगा, बचेगा क्या, फर्स्ट और लास्ट ए और सी बचेगा, ए और सी। यानी कि इन सब का जब सीरीज, ये जो इंटीग्रेशन पूरे का है, इस पूरे को जब हम समराइज करेंगे तो मेरा फाइनली मेरा क्या मिलेगा, मेरा यही टर्म मिलेगा, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट सी एफ एक्स डी एक्स मिलेगा। ये मैंने क्यों किया, ये क्यों किया, ये करने का मेरा मतलब ये था कि मुझे शायद इस नंबर की आवश्यकता हो, ऐसा क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको देगा, तो उसके अनुसार आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि ये अगर ए और सी है, यानी कि मान के चलिए कोई नंबर अपर लिमिट
4 है, लोअर लिमिट 2 है, तो 2 और 4 के बीच में यदि कोई नंबर की मुझे आवश्यकता हो, मान के चलिए 3 है, तो आप 3 के आधार पर भी तोड़ सकते हो। जैसे कि देखिए fx dx, ये मैंने लिया 2, ये मैंने लिया 4, ठीक है। इसको मुझे आपके अपने आवश्यकता अनुसार तोड़ना है, तो आप इसको ऐसे कर लो, 2 से 3 कर लो fx dx प्लस 3 से 4 कर लो fx dx। देखो 3 3 कैंसिल और बचेगा क्या, 2 और 4 बचेगा, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, यानी कि जब इसको आप समराइज करोगे तो यही चीज़ मिलेगा। लेकिन मेरा जो काम ज़रूरत था उस 3 नंबर का, तो 3 मेरा यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन a to b fx dx यदि दिया हुआ हो, इंटीग्रेशन a to b fx dx दिया हुआ हो, ठीक है, fx bx यहाँ पे दिया हुआ हो, तो मुझे करना क्या है, देखिए इंटीग्रेशन a to b fx dx अगर दिया हुआ हो और मुझे यहाँ आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है तो 0 to a, यहाँ पे a नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 to b fx dx अगर दिया हुआ हो, यदि 0 मेरा लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट b है, fx dx है, यदि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट b दिया हुआ, fx dx दिया हुआ हो, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, 0 to a f a माइनस x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b दिया हुआ हो, सॉरी a दिया हुआ हो, 0 to a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 0 to a f a माइनस x dx। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है यदि fx dx दिया हुआ हो और उसका लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट 2a हो, तो लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट 2a हो, तो इसका 2 वैल्यू होता है। आपने इवन फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं तब इस पे आते हैं। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, fx इक्वल टू f माइनस एक्स जब होता है तो उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं, और fx प्लस f माइनस एक्स इक्वल टू जब 0 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। जब fx इक्वल टू f माइनस एक्स होता है तो उसे इवन फंक्शन बोलते हैं, और fx प्लस f माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता है उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उसी के आधार पे है, 0 to a fx dx। जब आपका फंक्शन fx जो है ऑड होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जब इवन होगा तो इसी का हम डबलेट कर देते हैं। अब इवन ऑड आप लोग पढ़ चुके से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू आपका जो लिमिट है 0 to 2a, ये लिमिट कन्वर्ट होके हो जाता है 0 to a, बाकी जस्ट कहता है उससे हो जाता है fx dx।
ये डबल कब होता है? जब फंक्शन आपका इवन होता है। व्हेन फंक्शन fx इज इवन, व्हेन फंक्शन fx इज इवन, ठीक है। और 0 कब होता है? 0 to 2a fx d is equal to 0 when function fx is odd, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया। आप इस टाइप में अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे और फंक्शन fx के बारे में आपको पता चल जाए देखकर कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है, तो डायरेक्ट उसका वैल्यू आप रख दोगे। यदि 0 to 2a fx dx है तो सिर्फ लोअर लिमिट जस्ट का तस रहेगा, अपर लिमिट में 2a की जगह पे हम a कर देते हैं, बाकी fx हो जाता है डबल में। और जब आपका ये fx जो है ऑड फंक्शन होता है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू को हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। 4 मैंने क्या बताया? जब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a हो, उसका fx dx हो, तो उसका प्रॉपर्टी क्या बताता है? ऊपर में जो लिमिट होता है a, तो उसी को हम x के साथ घटा लेते हैं। ऊपर में यदि ये है तो a माइनस एक्स dx। आप इस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, दिखाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को एक मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ। जैसे कि देखो 0 to π/2, ठीक है। fx dx अगर आपका दिया हुआ है 0 to π/2 fx dx दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 to π/2, ये तो आपका लिमिट जस्ट का तस रहेगा, लेकिन जो अंदर में fx है वहाँ पे आप क्या करोगे? तो a के जगह पे जो वैल्यू है π/2, तो π/2 रख दोगे, माइनस क्या करोगे? यहाँ पे जो x है तो x रख दोगे dx, बस सिंपल, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल इसका बता दिया। यदि 0 to π/2 fx dx हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो लिमिट तो जस्ट का तस रखेंगे अपर और लोअर लिमिट को, बस fx x के जगह पे क्या करेंगे? अपर लिमिट में जो π/2 है, π/2 और जो x है उसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि π/2 माइनस x कर देंगे dx, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है प्रॉपर्टी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। 5 प्रॉपर्टी था। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका ज़रूरत पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा, और जो मैंने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो मैं रूल्स बताया था, फॉर्मूलाज बताया था, वो याद रहेगा। तो इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो जितना अच्छा से आप फार्मूला को और प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, उतना आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, देखिए। एक क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रेशन, इसका मैं लोअर लिमिट 1 लेता हूँ, अपर लिमिट 2 लेता हूँ, x बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx। देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है, इसका मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, तो अब तक तो आपने जाना था कि ये जब इंडिफिनिट फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं? पार्शियल निकालते हैं और उसका वैल्यू को रख देते हैं, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं? तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। क्या दिया हुआ आपका? I इक्वल टू x 1 to x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फॉर्म को जो है तोड़ेंगे,
तो लेट अस फाइंड x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 पार्शियल में कैसे तोड़ते हैं, जिस तरह से तोड़ते हैं उसे तोड़ेंगे। तो a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेंगे तो मेरा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, x वाला फैक्टर को एक साथ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी। अब जैसे पार्शियल फ्रैक्शन वाला को हम सोल्व करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी हैव, मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है x के साथ क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में 1 है आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है, a प्लस बी है। उसके बाद कांस्टेंट लेफ्ट साइड में 0 है, कुछ नहीं, तो राइट साइड में क्या है, 2a प्लस बी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग एबव इक्वेशन वी हैव, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे a का वैल्यू निकलेगा और b का वैल्यू निकलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व किए तो मेरा a का वैल्यू निकल रहा -1 और b का वैल्यू निकल रहा है 2। क्या निकला, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2 निकला। तो अब क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यू को जो है हम रखेंगे। इसको 1 मान लिए, तो a b का वैल्यू निकला, तो इसके अनुसार रखिए। इसलिए नाउ x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1 है बाबू, तो a की जगह पे -1 आया है, तो -1 बाई एक्स प्लस 1, और b इक्वल टू 2 है, तो आप लिख दो 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 आ गया। अब हम इस वैल्यू को 1 में रख देंगे। अब इस वैल्यू को जो आया है उसको हम 1 में रख देंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं इसको। तो फ्रॉम फर्स्ट लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, i इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका, i इक्वल टू 1 to 2 आपका इसका लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इस वैल्यू को जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे जो मैं पार्शियल करके आया। क्या आया, -1 बाई एक्स प्लस 1 आया, प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 आया dx। जो मेरा ये वैल्यू आया था, इस वैल्यू को मैंने 1 में रख दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट i इक्वल टू इतना। अब इसको आप सेपरेट कर लो, तो सेपरेट कर लेंगे तो माइनस को बाहर निकालिए, 1 से 2 dx बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाहर निकालिए dx बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस। अब इस टर्म को आप तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, ये तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो log x प्लस 1 हो जाएगा। अब बाबू जो लिमिट है उस लिमिट को रखो 1 2 प्लस 2, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन ऊपर में कितना 1 दिया हुआ, यानी कि log fx, यानी कि log x प्लस 2 लिखा जाएगा, x प्लस 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो माइनस, अब जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम उसमें रख देंगे, जो वैल्यू है उसको रखेंगे।
तो देखिए क्या आता है। अब इस वैल्यू को जो है हम रखते हैं, तो मेरा आया क्या, माइनस को बाहर रखिए, log x प्लस 1 है, ठीक है। क्या है मेरा, x प्लस 1। तो पहले हम x जगह पे ऊपर लिमिट को रखेंगे, यानी कि 2 को रखेंगे, और उसके बाद x जगह पे 1 को रखेंगे। तो log x प्लस 1 है बाबू, यानी कि पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि 2 प्लस 1, अपर लिमिट रख दिए, माइनस। अब लोअर लिमिट करेंगे तो log 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये हो गया, प्लस 2, log x प्लस 2 है ना, तो log x प्लस 2, x जगह पे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस log 1 प्लस 2 हो गया। तो माइनस log 2 1 3 माइनस log 2 प्लस 2 इंटू log 2 2 4 हो जाएगा, माइनस log 3 हो जाएगा, ठीक है। जो एक जैसा है उसको एक साथ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे log 3 है, यहाँ पे log 3 है, यानी माइनस 2 log 3 और माइनस log 3। तो आप एक टर्म को एक साथ कर लीजिए और जो अलग टर्म उसको अलग अलग है, यानी कि 2 log 4 माइनस, ये आपका माइनस में है तो माइनस 3, माइनस 2 log 3, यहाँ पे log 3, तो 3 log 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, log 2 यहाँ माइनस में है लेकिन बाहर में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस log 2, यानी कि 2 log 4 माइनस 3 log 3 प्लस log 2, ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो बस कुछ नहीं है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू को लास्ट में रख के उसका आप सॉल्यूशन कर दोगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। इसको देखिए, मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 बाई x स्क्वायर प्लस 4 dx। ये आपका एक इंटीग्रेशन है 0 to 2 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको जो है हम जैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, इसको पहले हम सिंपलेस्ट पार्ट में तोड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे टूटता है सॉल्यूशन। आपका दिया हुआ क्या है, I इक्वल टू 0 to 2 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसको अलग अलग पार्ट में तोड़िए। तो पहला 6x निकल जाएगा, पहला क्या निकल जाएगा 6x निकाल लीजिए, 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4
dx, दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा 3dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मैंने ये इंटीग्रेशन था, इसको मैंने सिंपल दो पार्ट में तोड़ा। अब जो जो कांस्टेंट टर्म, उस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालिए, तो पहला में से आप 6 बाहर निकाल लो, तो x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, प्लस 3 इसमें से बाहर निकाल लो, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। अब जो है इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला स्टेप बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पे x है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा। यहाँ पे x dx है, यानी कि यदि x की जगह पे 2x होता तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन मुझे ऊपर में मिल जाता। यदि यहाँ पे 2x होता तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मिल जाता ना 2x। तो हम क्या करते हैं कि इस x को जो है इसके अनुसार चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए कुछ टर्म को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 6 तो पहले से था, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए x है, इसके साथ हम 2 गुना कर दिए। तो जब इसके साथ 2 गुना किए तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसको 1/2 भी करना पड़ेगा। तो मैंने बाहर में 1/2 भी कर दिया गुना, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 dx एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो आप 2 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका 2 अलग अलग पार्ट में कर दिया। उसके बाद मैं देख रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में कब आता है, जब x के साथ 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2x हो। तो मैंने क्या किया, उसके लिए 1/2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, ताकि मेरा जो ये इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मिल जाए। देखिए मिल रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन 2x dx। अब आगे हम क्या करेंगे, तो जैसे आगे बढ़ते हैं बढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब मेरा नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, यहाँ पर 6 × 1/2 है, तो इसको आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट 3 लिख दो कट के। बाकी नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में आया। देखिए मैं क्या छोड़ रहा हूँ, सब में 0 2 0 2 0 2। देखिए यहाँ भी 0 2। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिया तो क्या हो जाएगा आपका log fx, यानी कि log एक्स स्क्वायर प्लस 4, log एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ना, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, प्लस आइए नेक्स्ट टर्म 3। ये आपका फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो 1/a होता है, 1/a होता है ना, तो 1/a की जगह पे 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x बाई a। आप लिमिट डाल लीजिए 0 से 2। इसका फॉर्मूला ही ना होता है 1/a, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x बाई a, यानी x/2 हो गया। अब आप x पे 2 और 0 रखिए, इसमें 2 और 0 रखिए, तो आपका इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन निकाल के। थ्री इंटू लॉग 2 रखिए इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 माइनस लॉग, अब 0 रखेंगे तो 0 + 4 हो जाएगा ना 0 + 4, क्योंकि एक जगह पर 0 रखेंगे लोअर लिमिट। चलिए आगे बढ़िए।
प्लस 3 1/2 बाहर निकाल लीजिए। अब रखिए tan इनवर्स, एक बार 2 रखेंगे 2/2 माइनस tan इनवर्स, अब 0 रखिए 0/2। ठीक है, मैंने पहले अपर लिमिट 2 रखा तो 4 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट 0 रखा तो 0 हो गया, 0 + 4। इसी तरह से इसमें अपर लिमिट 2 रखा तो 2 है, फिर लोअर लिमिट 0 रखा। अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 3 लिख दीजिए, log 4 और 4 8 माइनस log 0 + 4 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 tan इनवर्स 2/2 यानी कि tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/4 होता है, π/4 लिख दीजिए। tan इनवर्स 0/2 यानी tan 0 यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 2/2 का मतलब कितना हुआ? 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/4 होता है, π/4 मैंने लिख दिया। 0/2 यानी कि tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 मैंने लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है? a/b यानी log 8/4। तो log 8/4 क्या हो जाएगा? काटिएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 3 log 2 प्लस 3/2 इंटू π/4, यही आपका आंसर हो गया। यानी इसको आप एक लाइन चाहो तो और लिख सकते हो, 3 log 2 प्लस 3π/8, 3 log 2 प्लस 3π/8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू।